टाइम कहाँ है, मैं खुद 2 मिनट लेट आई हूँ। ऑफलाइन वाले छात्रों के साथ यही वाली दिक्कत रहती है हमेशा। मुखर्जी नगर की आदत पड़ी हुई है, टाइम की कदर किसी को है नहीं। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो समय का सदुपयोग कर लेगा वो जीवन में सफल हो जाएगा, और जो समय का सदुपयोग नहीं करता बस असफल हो जाता है। अब हाँ, ये बात भी है कि आपको 2-4 दिन की क्लास में ही पता चल जाता है कि टीचर कैसा है, समय बर्बाद करवाने वाला है या समय को मैनेज करवाने वाला है। तो इसलिए घर से निकलना चाहिए सही टाइम पे। कौन सा वाला? हाँ, उसमें क्या हो रहा है? टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है वो, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि यदा कदा टाइपिंग मिस्टेक है, जानबूझ के छोड़ रखी है। जैसे आपने पूछा है तो इससे पता चलता है कि आपने घर पे जाके उसे किया है। और ऐसा होता है ना कि जब आप करते हो, मैंने पहले ही आपको बोला है कि जब आप करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि शब्द सही बन रहा है हमारा कि गलत बन रहा है, और वहाँ जो दिया हुआ है उसे मैच करोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। मार्क कर लीजिए, इसीलिए मैंने कहा है कि पूछ लीजिए फिर मुझसे। मैं आप लोगों को नोट्स भी दूंगी। अभी जो आप लोगों की हस्तलिखित वाली बुक है, ये स्पेस वाली, इसमें संधि के जो पॉइंट हैं मैंने थोड़े कम कर दिए थे। एक तो कंप्लीट बुक है। आप में से कितने लोगों ने कंप्लीट वाली बुक ली है? एक आपकी जो है ना, देखो, एक ये वाली बुक होगी, ठीक है। तो जो आपके पास स्पेस वाली बुक है, उस स्पेस वाली बुक को टाइपिंग के द्वारा भर दिया गया है इसमें, ठीक। अब जो मैटर आपको इसमें मिलता है, मतलब आपकी स्पेस वाली में मिलता है, वो यहीं पे है। अब स्पेस वाली में आपको क्या करना पड़ता है कि आपको हाथ से लिखना पड़ता है, इसमें वो लिखा हुआ है। तो ये वाली बुक होती है कि जिनको दिक्कत होती है लिखने में, या लगता है कि पता नहीं हमसे गलती हो जाए या कैसे ही, तो उनके लिए है। जैसे नोट्स मंगाते हैं बच्चे कि हमें पढ़ना नहीं है, क्लास नहीं लेनी है, सिर्फ मैम की बुक चाहिए, तो तब ये वाली बुक उस कुछ छात्र इस बुक को भी खरीद लेते हैं कि हम अपने हस्तलिखित पे नोट्स भी बनाएंगे, लेकिन हमें ये वाली बुक भी चाहिए। तो इस वाली बुक में मैंने संधि का थोड़ा ज़्यादा मैटर दिया है। तो जिनके पास ये वाली बुक हो तो उन्हें तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनके पास ये वाली बुक नहीं हो तो उन्हें मैं संधि की अंतिम क्लास में एक पीडीएफ दूंगी, जिसमें अभी जैसे मान लीजिए कि आपकी दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि में मान लो आपको यहाँ पे 50 शब्द दिए गए, तो वो जो सीट मिलेगी उसमें लगभग 100, 150, 200 शब्द होंगे आपके, केवल और केवल दीर्घ संधि के। समझ गए बात को, समझ गए ना? तो एक्स्ट्रा शब्द उसमें दिए हुए हैं। तो वो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ऑनलाइन वालों को पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोगों को प्रिंट में मिल जाएगा संधि की लास्ट क्लास में। उसे मैंने थोड़ा अलग यहाँ क्यों निकाला था, तो सिर्फ इसलिए कि जो ये हस्तलिखित वाली बुक है थोड़ी ज़्यादा मोटी ना हो, इस वजह से। और आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए दिया था कि वहाँ प्रैक्टिस कर ले। तो वहाँ पे आप जो नोट्स आपको मिलेगा उसमें जो उदाहरण होंगे उनको एक बार पढ़ लेना पूरा, और जब एक बार पूरा पढ़ लोगे तो फिर आपको कितने भी शब्द कहीं से कैसा भी आ जाए आपको सब करना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न किया है छात्र ने कि मैम स्पेस वाली बुक में पेन से नोट करें या पेंसिल से? आपकी मर्जी है। पेंसिल से आप करेंगे तो वो थोड़ा धुंधला सा रहेगा, पेन से करें तो वो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और आप चाहते हैं कि मैं बढ़िया लिख लेता हूँ और एक बार में ही मैं सही लिख लेता हूँ, ज़्यादा गलती नहीं करता, तो आप उसको पेन से लिखें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं गलतियाँ हो सकती हैं तो फिर आप पेंसिल से लिखें ताकि रबड़ का प्रयोग कर सकें, ठीक। चलो फिर एक अगला सवाल आएगा फिर कि मैम कौन से कलर से लिखें। कलर के बारे में भी छात्र बहुत पूछते हैं। तो ध्यान रखना, जब आप कलर की बात होती है तो कलर आप ब्लू ब्लू पेन जो होता है, नीले रंग का जो कलर होता है, उसका ही प्रयोग किया करिए। क्यों? क्योंकि छात्रों के लिए यही कलर बताया गया है। छात्र दो कलर के पेन का प्रयोग करते हैं, काला और नीला।
काला जो आपका पेन होता है उससे आप हेडिंग बनाते हैं और नीला उससे लिखते हैं, ठीक है। लाल पेन का प्रयोग जो होता है वो टीचर के द्वारा किया जाता है आपकी नोटबुक को चेक करने के लिए, और जो हरे रंग का पेन होता है तो हरे रंग का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रिंसिपल के द्वारा किया जाता है, जो टीचर से भी ऊपर होता है। तो इस तरह से ना जो कलर हैं वो एक आपके पद सोपान की तरह चलते हैं, ठीक। चलो, तो आज हम लोग करेंगे यहाँ पे संधि विच्छेद। हम लोगों ने इससे पहले संधि कर ली, अपनी स्वर संधि हमारी हो गई है, और आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि संधि विच्छेद हमारी कैसे होगी, कैसे हम करेंगे। तो हम इसे करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को यहाँ पे शब्दावली ये नहीं करा रही हूँ, शब्दावली, क्योंकि आज हम सीधा सीधा जो है वो करेंगे, संधि विच्छेद देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें बहुत सारा पढ़ना है, थोड़ा ज़्यादा आज हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए संधि विच्छेद में यहाँ पे छोड़ रही हूँ। मतलब ये जो शब्दावली है आज हम इसे ब्रेक ले रहे हैं। आज नहीं, हम अगले 3 दिन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें थोड़ा समय की ज़रूरत पड़ती है इसमें। फिर 1.5 घंटे के क्लास के बाद अगर 1 मिनट भी बढ़ जाता है तो आप भागने लगते हो, तो इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, इसलिए मैं शब्दावली शुरू करूँगी, तो वह आपके अगले टॉपिक से शुरू करूँगी। आज हमको करना है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब आप समझते ही हो कि जो हम लोगों ने संधि की है उसी को हमको क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है। तो हमको संधि बनाना आ गया। अब इसी में जो हमने शब्द बनाए हैं, तो मैं आप लोगों को आज इन संधि की पहचान करना सिखाऊंगी, और उस पहचान से ही आप उनका संधि विच्छेद करना सीखेंगे। तो हम लोगों ने पूरी संधि में 3 दिन की जो हमारी क्लास रही, उस 3 दिन की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, मतलब क्या हमें ध्यान में रखना था। तो हमने स्वर संधि पढ़ी 5 प्रकार की, और 5 प्रकार की स्वर संधि में हमने 5 फॉर्मूले याद किए थे, ठीक है। आपकी जो नोटबुक है उसमें अंत में दिया हुआ होगा, जहाँ पे आपकी स्वर संधि, या तो स्वर संधि खत्म हो रही है उसके तुरंत बाद होगा, या फिर जहाँ आपकी विसर्ग संधि समाप्त हो रही है, यानी संधि विच्छेद से ठीक पहले आपका ग्राफ होगा एक, ठीक है। कहाँ पे है वो? संधि विच्छेद से ठीक पहले ना, जहां संधि विच्छेद दिया है, विसर्ग संधि के तुरंत बाद, है ना। तो विसर्ग संधि के तुरंत बाद आपको ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ को आप देखिए। वो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है जैसे हमारे यहाँ पे है, तो आपको इसी को ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो सामने जो ग्राफ है हमारा, अब यहाँ पे हो सकता है कि बोर्ड पे मैंने थोड़ा छोटा दिया हुआ है तो आपको छोटा दिखे, इसलिए आप अपनी कॉपी में देखिएगा ध्यान से। तो हमें जो संधि के अंदर, यानी दीर्घ संधि के अंदर जो हमको याद रखना है, वो क्या याद रखना है कि जब हमारा किसी लघु अ और दीर्घ आ का मेल जब होता है तो उत्पन्न विकार क्या होता है, दीर्घ आ होता है। और उसी तरह से लघु ई और दीर्घ ई का मेल जब आपस में होता है तो उत्पन्न विकार दीर्घ ई होता है, और उसी तरह से लघु ऊ और दीर्घ ऊ का मेल जब आपस में होता है तो उत्पन्न विकार क्या होता है, दीर्घ ऊ होता है। अब ये जो आपका उत्पन्न विकार आ रहा है, इससे आपको पता चलता है कि जब कोई यौगिक शब्द आपके सामने होगा और उस शब्द के लगभग बीचों बीच आपको क्या दिखाई देगा, दीर्घ आ, दीर्घ ई या दीर्घ ऊ दिखाई देगा, तो वहां संभावना हो जाती है किस संधि की, दीर्घ संधि की। बात समझ में आ गई? अब ये जो आप लोगों को YouTube पर कुछ लोग बताते हैं ना कि 2 मिनट में संधि खत्म, तो 2 मिनट में संधि खत्म वाला जो है वो फॉर्मूला यही निकालते हैं कि किसी शब्द के बीचों बीच अगर आपको आ, ई और ऊ दिखाई दे तो वहां पर क्या हो जाती है, दीर्घ संधि। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको ये पॉइंट किससे पता चल जाता है, इस फॉर्मूले से ही पता चल जाता है। जो विकार उत्पन्न होके आ रहा है वही तो पहचान देगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये किसी शब्द का मतलब जो है यहाँ पर, ये है यौगिक शब्द से। अगर वह शब्द यौगिक शब्द होगा तभी उसमें संधि हो सकती है, अन्यथा अगर वो सामान्य शब्द है, जैसे मान लीजिए राम लिखा हुआ है, अगर मान लो शब्द लिखा है राम, अभी यहाँ पे ये थोड़ा हैंग कर गया है, जैसे राम हम लिखते हैं तो राम शब्द के बीचों बीच भी हमारा क्या होता है, आ का डंडा लिया होता है। तो क्या राम शब्द में भी संधि है आपकी? नहीं, राम शब्द में संधि नहीं है। राम शब्द क्या है, एक मूल शब्द है। तो हमें इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ जो शब्द की बात हो रही है, ये जो शब्द है ये एक यौगिक शब्द ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर यौगिक शब्द होगा तो वो हमारा क्या होगा, वहां पर दीर्घ संधि होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो, अब इसके बाद आता है हमारा गुण स्वर संधि। जब हम गुण स्वर संधि की बात करेंगे तो गुण स्वर संधि हमारी क्या कहती है, तो हमने ये फॉर्मूला याद किया।
तो इसमें हमने देखा कि किसी ए आ का मेल अगर ई से होता है तो ए विकार उत्पन्न होता है, उ से होता है तो ओ विकार उत्पन्न होता है, और री से होता है तो अर विकार उत्पन्न होता है। तो हमको यहाँ पर क्या पता चल गया कि अगर किसी यौगिक शब्द के लगभग बीचों बीच, ध्यान रखना मैं एक शब्द और लिया है लगभग, लगभग का मतलब है कि एकदम से शब्द के बिल्कुल ठीक बीचों बीच नहीं होगा, वो थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। क्यों आगे पीछे हो सकता है? अगर मान लो किसी शब्द में संधि प्रत्यय के साथ हो रही होगी तो उसका जो परिणाम है वो शब्द के पीछे की तरफ जाएगा। अगर किसी शब्द में अगर संधि उपसर्ग के साथ हो रही होगी तो उसका जो परिणाम है वो किस में आएगा? शब्द के शुरुआत के आसपास में आएगा। और उसी तरह से अगर दो शब्दों से मिलकर बना है तो शब्द के बीचों बीच रहेगी। तो इसलिए हमने कहा कि किसी भी यौगिक शब्द में लगभग बीचों बीच, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो हमको लगभग बीचों बीच क्या दिखाई देता है? अगर ए दिखाई देता है, ओ दिखाई देता है, और किसी शब्द में अंतिम की ओर हमें रा वाला यानी रेफ वाला र हमें दिखाई देता है, तो हम समझ जाते हैं कि उस शब्द में हमारी कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में हम देखते हैं कि किसी ए आ का मेल अगर ए आय से होता है तो उत्पन्न विकार वृद्धि वाला वर्ण, और अगर ओ आओ से होता है तो उत्पन्न विकार वृद्धि वाला वर्ण आओ, ठीक है। तो ये आता है, तो हम इसको ऐसे समझ लेंगे कि किसी भी यौगिक शब्द के लगभग बीचों बीच अगर हमको आय दिखाई दे रहा है और आओ दिखाई दे रहा है, मात्रा क्यों बनाई है हमने? क्योंकि जब शब्द में बीच में जुड़ा रहेगा तो हमें मात्रिक रूप में ही दिखाई देगा, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना कि ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। अब इसके बाद दूसरा हम देखते हैं, दूसरा आता है हमारा यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की जब हम बात करते हैं तो पंक्ति कहती है कि किसी ई उ और री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार, जब हम इनको आपस में मेल करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पे य आ जाएगा, ई के साथ उ बदल जाएगा व में, री बदल जाएगा र में, और ये भिन्न स्वर जुड़ जाता है। तो आपने यहाँ पर एक चीज देखी कि ये जो भिन्न स्वर है और ये क्या हो गए? व्यंजन हो गए। जब ये व्यंजन हो गए और यहाँ पे स्वर है, तो जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये य, ये व और ये र, ये तो क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इनके तुरंत बाद क्या आ गया है? कोई स्वर आ गया। लेकिन क्योंकि ये पहले स्वर थे तो ये किसी व्यंजन से बाहर निकले हैं, तो जिस व्यंजन से बाहर निकले हैं तो वो व्यंजन क्या रह जाएगा? आधा रह जाएगा। तो इस वजह से हमारे यहाँ पर जब इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं पहचानने के लिए, तो क्या कहते हैं कि किसी यौगिक शब्द के बीचों बीच य व र दिखाई दे तथा इनसे पहले कोई वर्ण आधा हो तो वहां कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है। तो बात समझ में आ गई ना कि य व और र दिखाई दे और उनसे पहले कोई वर्ण आधा दिखाई दे रहा है तो वहां कौन सी संधि होगी? यण संधि। ध्यान देना, ये संभावनाएं हैं, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा ही, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा पांचवा अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि जब हम इनका मेल कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि ए का मेल हमने किसी भी स्वर से किया तो आय हो गया, आय का मेल किया तो आय हो गया, ओ का मेल किया तो अब हो गया, और औ का मेल किया तो आव हो गया। अब आप यहाँ देखते हैं कि इनके साथ अंत में ये स्वर है, तो ये स्वर आने पे जो ये व आ रहे हैं ये दोनों पूरे हो जाते हैं, और जो ये य आ रहे हैं ये दोनों य पूरे हो जाते हैं। अब क्योंकि इनके आगे जो स्वर लगा हुआ है, इनके आगे स्वर लगने के कारण जो वो व्यंजन है जहां से हमने ये बाहर निकाला वो व्यंजन भी हमारा पूरा हो जाता है। तो फिर इसकी पहचान क्या बना लेते हैं हम? तो हम इसकी पहचान बना लेते हैं कि अगर किसी यौगिक शब्द के बीचों बीच हमको य और व दिखाई देता है तो वहाँ हमारा कौन सी संधि हो जाती है? अयादि संधि हो जाती है। तो यह अनुमान हम लगाते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को कुछ शब्द लेती हूँ और आपको ये जो आपने 5 तरीके अपनाए हैं, इन 5 तरीकों पे आपको ये पहचान करने की कोशिश करनी है कि इसमें कौन सी संधि होगी, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ गया ना? चलो, तो देखो यहाँ पर पहला शब्द है जीवनानुकूल। जीवनानुकूल शब्द दिया हुआ है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए इस शब्द में कौन सी संधि है? तो आप देखेंगे कि शब्द के बीचों बीच हमको क्या दिखाई दे रहा है? आ दिखाई दे रहा है। तो इस कारण से इस शब्द में कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि, ठीक है। ऑनलाइन वाले छात्र भी जवाब दे सकते हैं, अब इस समय मैं पूछ रही हूं तो इस चीज का। आगे दिया है भयाकुल। तो भयाकुल शब्द में कौन सी संधि है?
हमें दिखाई दे रहा है कि शब्द के बीचों बीच क्या है, हमारा आ दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमारी कौन सी संभावना है, दीर्घ संधि की है। ठीक है, फिर शब्द है नदीस, तो नदीस में कौन सी संधि होगी, इसमें भी दीर्घ होगी, क्योंकि शब्द के बीचों बीच हमको क्या दिखाई दे रहा है, बड़ी ई दिखाई दे रही है। इसी तरह से भानुदय में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि, क्योंकि शब्द के लगभग बीचों बीच हमें बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है। तो हमारी जो संधि ने हमें बताया कि शब्द के बीचों बीच जो हमको दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ दिखाई देता है, तो कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, दीर्घ संधि। अब आगे शब्द दिया है जैसे अत्याचार, तो अत्याचार शब्द में हमें शब्द के लगभग बीच में हमको क्या दिखाई दे रहा है, य, और य से पहले क्या दिखाई दे रहा है, वर्ण आधा। तो ये जो आधा वर्ण हमको दिखाई दे रहा है, इससे हमने अनुमान लगाते हैं इसमें कौन सी संधि है हमारी, यण संधि। ठीक है, ऐसे ही स्वल्प शब्द दिया हुआ है, तो शब्द के लगभग बीच में हमको क्या दिखाई दे रहा है, व दिखाई दे रहा है, लेकिन उस व से पहले एक वर्ण जो है वो क्या हो गया है, आधा हो गया। तो अब ये बिल्कुल बीच में क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो शब्द है मिलकर बना है वो किससे, उपसर्ग से बना है, क्योंकि इसमें कौन सा उपसर्ग हमारा लगा है, सु प्लस अल्प। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा क्या था, वर्ण स था, तो ऊ बदल गया हमारा व में, तो इसीलिए वो हमें किनारे पे दिख रहा है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि लगभग बीच में दिखेगा। बात समझ में आ गई। तो स्वल्प में कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। ठीक है, अब देखो एक स्वर शब्द दिया है, तो शब्द के बीचों बीच हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, तो कौन सी संधि है, गुण संधि है। ठीक है, आनंदोत्सव शब्द दिया है, तो शब्द के बीचों बीच लगभग बीचों बीच हमको क्या दिखाई दे रहा है, ओ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ओ दिखाई दे रहा है, तो कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। इसी तरह से हमें शयन शब्द दिखाई दे रहा है। अब शयन शब्द के, अब अगर मान लो संधि इसमें पूछा जाए कौन सी संधि है, तो शब्द के बीच में हमको क्या दिखाई दे रहा है, यह दिखाई दे रहा है, तो कौन सी संधि हो गई हमारी, अयादि संधि हो गई। और जैसे पावन शब्द दिख रहा है, तो वह दिख रहा है, तो कौन सी संधि हो गई, अयादि। तो अब बताइए कि आपको ये पहचानना आसान है, तो अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब आप ये कहेंगे कि मैम जब इतना ही आसान था तो 3 दिन से हमारा दिमाग क्यों चलवा रही थी, ये तो इतना ही आसान तो ऐसे ही बता देती, तो आप भी तो 2 चुटकियों में, दो कहते हैं ना चुटकियों में संधि सीखे, ऐसे ही बनाया जा सकता था। लेकिन ध्यान रखना, ये मैंने वो शब्द लिए हैं जिनके अंदर संधि है, लेकिन इन्हीं में बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जो आपने जिस प्रोसेस पे इन शब्दों को पहचाना, उसी में वो क्या करते हैं, एक तरह से वो आपकी संधि गलत करवा देंगे। अब कैसे देखते हैं हम आगे। तो इसीलिए मतलब वही चीज़ है कि कहें आप कि मैम ये तो आसान तरीका था, ऐसे ही हम सारे शब्द याद कर लें, तो हम नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे शब्दों में हमें छलावा देखने को मिलता है, तो हमें उन्हें कैसे पहचानना होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। जैसे अगला शब्द देखिए, यहाँ दिया है सर्वदेव। सर्वदेव जो दिया हुआ है, तो इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ। दीर्घ कैसे है, आपको यहाँ पर संधि का कौन सा रूप दिखाई दे रहा है, 2 मात्रा दिखाई दे रही है। 2 मात्रा किस में दिखाई देती है, वृद्धि में, तो इसमें वृद्धि है। अभी चिंता ना करो, अभी यहाँ पे नहीं आया, वह मैंने थोड़ा बोल दिया तो घबरा गए। तो इसमें दिखाई दे रहा है सर्वदेव। ठीक है, तो इसमें हमारी वृद्धि संधि है। अब यहाँ पे वनौषधि में हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 मात्रा दिखाई दे रही है, तो कौन सी हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे शब्द दिया है सत्याग्रह, तो सत्याग्रह में आपको क्या दिखा रहा है, शब्द के बीचों बीच य और इससे पहले त, तो इसमें कौन सी संधि हो गई, यण संधि। अब परीक्षा में लिखाना गलत हो जाएगी, नहीं संधि है। आप कहेंगे मैम शकल से तो ये लग रही है, अयादि कैसे हो जाएगी, अयादि में या से पहले वर्ण पूरा रहेगा, ये ध्यान रखना। अयादि में इसमें दीर्घ संधि है। अब आपके दिमाग में एकदम से घंटी बजेगी कि मैम शकल से देखने में तो ये लग रहा है यण संधि, लेकिन इसमें दीर्घ संधि कैसे हुई, और यही आपको जाना है। देखो इससे पहले बिल्कुल एकदम इसकी शकल जैसा शब्द है अत्याचार। ठीक है, अब अत्याचार शब्द दिया और सत्याग्रह शब्द दिया हुआ है, तो शकल से देखने में तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है। यहाँ पे आधा त और या, और यहाँ पे आधा त और या। अब इस शब्द में है आपकी यण संधि और इस शब्द में है आपकी दीर्घ संधि, तो
यही आपको कैसे पता करना है। अब जो वो दो चुटकियों में ना, चुटकियों वाला जो नियम है हमारा, वो यहाँ पे फेल हो जाता है। फिर हम कैसे पता करेंगे कि ये सही कैसे, तो हम पता करते हैं इसका संधि विच्छेद करके। संधि विच्छेद करेंगे और जो ऊपर शब्द दिए हैं उन दोनों शब्दों का अर्थ नीचे वाले शब्द में निहित होगा तो वो उस संधि से प्रयोग हो रहा है। अगर शब्द अटपटा बनता है तो वो संधि नहीं है। कैसे? जैसे देखो, अब ये जो हमारा अत्याचार शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद है हमारा अति प्लस आचार। आचार का अर्थ होता है व्यवहार, एक तरह से नियम, ठीक है। और अति का मतलब होता है अधिक। जब किसी के व्यवहार में बहुत ज्यादा नियम बना दिए जाते हैं तो वो एक तरह से क्या हो जाता है? अत्याचार हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि जो कोरिया में जो किम जोंग कौन है वो, हाँ, तो उसने कुछ ज्यादा ही नियम लगा रखे हैं, तो कहते हैं ना पूरा अत्याचार करता है जनता पे। अत्याचार कैसा करता है? वो नियम बना रखे हैं उसने। या कहें जैसे चीन के बारे में आता है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करते हुए पाया जाता है तो वहाँ पे ये है कि भूखे कुत्तों के सामने उसे छोड़ दिया जाता है। आरोप सिद्ध हो गया तो छोड़ दिया गया। वहाँ इस तरह की होती है, मतलब चीजें। तो आप इनको क्या कहेंगे कि अत्याचार हो रहा है। क्यों अत्याचार हो रहा है? क्योंकि नियम ऐसा कठोर बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द आ गया अति माने अधिक, आचार माने नियम, ऐसा व्यवहार जो बहुत अधिक हो जाए, यानी जहां पर मानवता ना देखी जाए, बस नियम है तो नियम है, ठीक है, मार दिया जाएगा वहां पर। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? अत्याचार कहते हैं। तो दोनों शब्दों का अर्थ इसमें निहित हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, जो सत्याग्रह शब्द है ये बनता है आपका सत्य प्लस आग्रह से। सत्य प्लस आग्रह। आग्रह का मतलब होता है निवेदन, सत्य माने सच। तो सच के लिए जो निवेदन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? सत्याग्रह कहते हैं। तो सत्याग्रह का अर्थ हो गया सच के लिए किया गया निवेदन। तब ये आपका बनता है, अब अंतिम वर्ण यहाँ पर क्या है? अ, और प्रथम वर्ण यहाँ पर क्या है? आ। तो ए और आ मिलकर क्या बनाते हैं? आ विकार उत्पन्न हो रहा है। ये विकार किस संधि में उत्पन्न होता है? तो दीर्घ संधि में उत्पन्न होता है। अब आप कहेंगे कि ठीक है मैम, ये तो हमें बता दिया, अब जब ये आता है तो सत्याग्रह शकल से देखने में ऐसा लग जाता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप इसको यण संधि की तरह लेकर जाएंगे तो इसका शब्द कुछ और ही बनेगा, ठीक है। तो उसका शब्द क्या बनेगा तो वो मैं आपको जब संधि करवाऊंगी, संधि विच्छेद अब आगे बताऊंगी तो तब समझाऊंगी, ठीक है। अभी आपको इतना समझ में आ गया? चलिए अब इसमें बता दीजिए, सावधान शब्द के अंदर कौन सी संधि है? शब्द के बीचों बीच हमको वह दिखाई दे रहा है, तो अयादि संधि कह देंगे? नहीं, अयादि संधि नहीं है इसमें, दीर्घ संधि है इसमें। लिख लीजिए, याद कर लीजिए, स प्लस अवधान। अवधान का अर्थ होता है सचेत, सतर्क होना। स माने साथ। तो जो सतर्कता के साथ होती है चीजें उसी को तो सावधान कहते हैं, कि सावधान यानी सचेत हो जाओ सतर्कता के साथ, बिल्कुल, ठीक है। तो यह है शब्द हमारा जो बनता है सावधान, ये स प्लस अवधान से बनता है। अवधान शब्द का अर्थ है अपने आप में, परीक्षा में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। छात्र गलतियां कर देते हैं वही शब्द के बीचों बीच वाली पॉइंट को लेके, कि शब्द के बीचों बीच हमको वह दिखाई दे रहा है और वह दिखा के इसमें लगा देते हैं। लेकिन आपको पता है संधि कहाँ होती है? स का अंतिम अ और अवधान का अ दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं और शब्द बन जाता है सावधान, ठीक है। अब देखो, अगला शब्द दिया है मनोहर। शब्द के बीचों बीच आपको क्या दिखाई दे रहा है? ओ दिखाई दे रहा है। अब शब्द के बीचों बीच ओ दिखाई देने पर आप कौन सी संधि लगा देंगे? गुण संधि। और ये गलत हो जाएगा क्योंकि यह गुण संधि नहीं है। तो फिर ये कौन सी संधि है? तो ये है विसर्ग संधि। यानी बनी कैसे है ये? मनहा प्लस हर से, ठीक है। तो विसर्ग किसी ऊष्म व्यंजन से मिलने पर ये विसर्ग स्वयं को किस में बदल रहा है? ओ में बदल रहा है, इसलिए मनोहर हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि शब्द के बीचों बीच आपको ये ओ केवल गुण संधि में नहीं दिखाई देता, ये ओ आपको विसर्ग संधि में भी देखने को मिल जाता है। तो
तो फिर आप कैसे पहचानते हैं? तो आप कहेंगे कि मैम इस तरह से तो फिर हम कैसे पहचान करेंगे? तो आप जब पहचान करते हैं ना तो ऐसे करते हैं, जैसे हम लोगों ने 3 दिन संधि को बहुत अच्छे से पढ़ा, 2 शब्दों को तोड़ के पढ़ा, अभी हम संधि विच्छेद भी पढ़ लेंगे। तो जब हम संधि विच्छेद पढ़ लेंगे तो हमको शब्द को तोड़कर 2 शब्द निकालने आ जाएंगे और दोनों शब्द निकाल के हमको अर्थ पता चल जाएगा, हमें सार्थक शब्दों की पहचान हो जाएगी और हमारे दिमाग में अपने आप पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सी संधि हो रही है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा जो मनोहर शब्द है, अगर हम इसको गुण संधि में दें तो हमको ये पता है कि ये जो ओ है ये हमारा किससे मिलकर बना है? ओ जो हमारा बनता है किसी ए या आ का मेल किससे होता है? किसी ऊ या दीर्घ ऊ से होता है। तो ये दोनों स्थिति होती हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? ये शब्द, ये ऊ इधर मिलता हर से पहले, या तो क्या होता? ऊहर या ऊहर होता, और यहाँ पर मन या मना ये शब्द होता। तो आपको पता है ना, मनोहर इन दोनों शब्द से बनता अगर गुण संधि होती तो। लेकिन यहाँ पे हमारा ये क्या है? मनहा प्लस हर। मनोहर का मतलब होता है मन को हरने वाला, और हर का मतलब होता है हरना, और मनहा मतलब मन। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको समझाया। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा जो मैंने अभी बताया आपको। तो ये जो पॉइंट है ये आपके दिमाग में चलेगा जब आप इस शब्द की पहचान करोगे परीक्षा में। और ये कैसे दिमाग में चलेगा? तो इसके लिए हम लोगों को सीखना है संधि विच्छेद। ठीक है, कि हम कैसे संधि करेंगे। तो चलो, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है संधि विच्छेद के लिए? तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमने जो फॉर्मूला लिया है, सबसे पहले दीर्घ संधि का फॉर्मूला देखिए जो मैंने आपको बताया है ना लास्ट में। वहां पे कह रहा है शब्द के बीचों बीच दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ होगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, मैं यहाँ पे शब्द लिख रही हूँ। एक शब्द है पीतांबर। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों से पहले दिन की क्लास में कहा था कि जब हम शब्द लिख रहे हैं तो इन पर आपको ये ध्यान देना है, मैं जिस प्रोसेस से लिखवा रही हूँ उस प्रोसेस पर ध्यान देना है, क्योंकि इसी से हम संधि विच्छेद करेंगे। तो हम ऐसे ही शब्द को वापस से लेके चलेंगे, आपको लिखना नहीं है लिखना तब है जब मैं आपसे कहूंगी, बस समझना है। ठीक है, ध्यान देना है। शब्द क्या है हमारा? पीतांबर। अब जैसे मान लीजिए यह शब्द दिया है आपकी परीक्षा में, ऐसे तो प्रश्न शब्द जो संधि विच्छेद का आता है 4 विकल्प दिए होते हैं, पर अभी हम जो सीखेंगे ये मान के चलेंगे कि हमको पता ही नहीं है विकल्प। ठीक है, और फिर मैं आपको प्रश्न उत्तर भी करा के बताऊंगी तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पर पीतांबर शब्द है। अब आपसे कहा गया कि इसमें संधि विच्छेद करिए, तो सबसे पहले आप इसे शब्द को देखकर ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सी संधि की संभावना है। तो आप बताइए इसमें आपको कौन सी संधि की संभावना दिखाई दे रही है? शब्द के बीचों बीच हमको क्या दिखाई दे रहा है? आ दिखाई दे रहा है। तो क्या करो कि जब आपको किसी शब्द में ऐसा दिखाई दे तो उस आ को बाहर निकाल लो। ठीक है, तो इस आ को हम बाहर निकाल लेते हैं। हमने ये आ बाहर निकाल लिया और यहाँ पे टुकड़ा जो बचा, इस टुकड़े को यहाँ पर रख दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या टुकड़ा बचा? तो यहाँ पे पीत बचा, त के नीचे हल बचेगा। क्यों? क्योंकि आ को हमने बाहर निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, अपनी नोटबुक में खोल लो जहाँ पर दीर्घ संधि है, एक उंगली आपकी वहां पे भी रखिए उस पेज पर जहाँ पे आपकी दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि में मैंने आपको 3 नियम लिखवाए थे कि ये स्थिति बनेगी, जब मैंने आपको विस्तार से समझाया था। तो वो स्थिति क्या थी? अब देखो, वो फॉर्मूला जो मैंने दिया उसी वो फॉर्मूला आपका यहाँ पे आएगा कि ये जो आ है ये किस स्थिति बनेगा? या तो किसी लघु अ और दीर्घ आ का मेल किसी लघु अ या दीर्घ आ से होने पर होगा। समझ गए? ऐसी स्थिति आने पर ही हमारा दीर्घ आ आएगा। ठीक, अब ये पॉइंट आपका आ गया। तो ये जो 2 आपके पास आए हैं, इन दोनों को इस शब्द के साथ रख दो और इन दोनों को इसके साथ रख दो। हमने पहले रखा इसके साथ पीत, छोटा अ, फिर हमने यहाँ पे रखा पीता, दोनों शब्द, और यहाँ पे हमने रखा अंबर। ठीक है, और दूसरा रखा आंबर। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि इन्हीं के साथ संधि हुई है। अब आपको खोजना है इसमें सार्थक शब्द। पीत माने होता है पीला, संस्कृत शब्द, तो ये एक सार्थक शब्द है और ये क्या हो गया आपका? गलत। ठीक है, और यहाँ पर अंबर, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, तो ये आपका सार्थक शब्द है और आंबर कोई शब्द नहीं होता है, तो ये कट गया।
तो आपकी जो संधि है वो क्या है, वो है पीत प्लस अंबर। ठीक है, पीत प्लस अंबर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये वही तरीका है जिस तरीके से हमने इसको जोड़ा था। ठीक है, कैसे जोड़ा था देख लो यहाँ पर। अंतिम वर्ण क्या था, अ। प्रथम वर्ण क्या था, अ। दोनों को मिलाकर क्या बनाया था, अ, और शब्द हमारा क्या बन गया था, पीताम्बर। समझ में आ गई। चलो उतार लो इस शब्द को। अब जैसे उतारना है इस तरह से करके। संधि विच्छेद आप लोगों को तभी तक कठिन लगता है जब तक आपको संधि नहीं आती है। अगर आपको संधि करनी आ जाएगी तो संधि विच्छेद तो आप मन मन में कर देंगे। और जो फॉर्मूले मैंने दिए हैं, अगर वो फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठे हुए हैं तो शब्द में आपको अपने आप दिखने लग जाएंगी चीजें, कहाँ से क्या हुआ है। जिनका ये हो जाए उनको अगला शब्द करके देखना है। शब्द है गजानन। उसी तरीके से करना है। अभ्यास। और ये हो जाए तो उसके बाद अगला शब्द करना है रजनीश। किसका पर्यायवाची है, हाँ। हो गया पीताम्बर। शब्द है हरीश। बताइए किसका पर्यायवाची है। ध्यान से देखिए, हरीश शिव का पर्यायवाची है। दिमाग लगाइए कैसे। अच्छा बताइए कौन सी संधि हो रही है इसमें। हरधन ईस से हरेश बनेगा। शब्द के बीचों बीच क्या दिखाई दे रहा है, बड़ी ई, बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा, स। यहाँ पे क्या बचा, हर बचेगा, र हल के साथ। इस ई की संभावना क्या है, किसी लघु या दीर्घ ई का मेल किसी लघु या किसी दीर्घ ई से हुआ है। तो यहाँ पर इस हर के साथ रखकर देख लेंगे, लघु रख लेंगे और दीर्घ रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लघु रख लेंगे और दीर्घ रख लेंगे। अब आपको ये तो पता है कि ये नहीं होगा, इस शब्द नहीं होता, ईश होता है, ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बताइए, ये हरी जो है, हरा रंग का स्त्रीलिंग जो होता है ये वो है। ठीक है, तो यानी ये इस समय, अब क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हरीश जो है शिव का पर्यायवाची है, तो आप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हरे रंग का ईश्वर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये जो हरि है, इस हरि का क्या अर्थ है, विष्णु। विष्णु का जो ईश है, याद है ना, विष्णु का ईश कौन है, शिव। और उसी तरह से जो शब्द बनेगा हरेश, ये किसका पर्यायवाची है, ये विष्णु का पर्यायवाची है। ये कैसे, तो ये बनता है, इसमें गुण संधि होती है, ये बनता है हर प्लस ईश से। देखो शब्द आपके आते हैं, इसी तरह से आप शब्दों से खेल सकते हैं। हर माने क्या हो गया, शिव, और ईश माने ईश्वर, जो शिव का ईश्वर है। शिव किसकी प्रार्थना करते हैं,
विष्णु की। ठीक है, इस तरह से ये दोनों शब्द बनते हैं आपके। बात समझ में आ गई ना? चलो, गजानन देखा, क्या बनेगा शब्द? गज प्लस आनन। यहाँ पे आपको शब्द है, गज माने हाथी और आनन माने मुख। ठीक है, तो जिसका मुख हाथी का है तो कौन है? गणेश। ठीक है, तो गजानन किसका पर्यायवाची हो गया? गणेश का। आपको इस तरह से पता चल जाएगा। रजनीश, रजनी प्लस ईश। रजनी रात का पर्यायवाची है और ईश माने स्वामी, जो रात का स्वामी है। तो रात का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, तो यहाँ पर रजनीश हो जाएगा। कर पा रहे हैं इसको तोड़कर? तो इसका संधि विच्छेद करना है ना, गुण संधि में करूंगी। अभी मैं दीर्घ संधि बता रही हूँ आपको ना, अगला इसी शब्द को लेंगे। ये तो पता चल गया ना हरीश का, हरीश का पता चल गया ना? हाँ, करके दिखाना है। क्या मिस्टेक हुई देखो, आपको चलना है शब्द के बीचों बीच। दिख रहा है आ, इस आ को निकाल लो बाहर। यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा? नन बचा। यहाँ पे टुकड़ा क्या आया? गज। हल के साथ आएगा। आपको पता है संभावना क्या है? किसी लघु या दीर्घ आ का मेल किसी लघु या दीर्घ आ के साथ है। तो अब बताइए, इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पर आ गया आपका गज, यहाँ पर आ गया गजा। तो गज होगा कि गज? गज होता है, ये सार्थक शब्द नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया? अनन और आनन। तो आनन का मतलब मुख होता है, अनन शब्द नहीं होता, ये होता है, ये सार्थक। अब आप ये कहेंगे कि मैम कैसे पता चलेगा हमको कि ये सार्थक शब्द है? ठीक है, तो बताइए कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? आपको ऐसे पता चलेगा कि जो मैंने आपको दिया है ना संधि करने के लिए, जो अभ्यास दिया था, आप जब उस अभ्यास को करेंगे और वहां जब शब्द देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला शब्द ऐसे था सही। क्योंकि आपने जब तक आपने उसको एक आध बार नहीं पढ़ा है तब तक वो कैसे आपको समझ में आएगा? समझ रहे हैं ना? तो आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन ही होगा, आप नहीं समझ पाएंगे कि आनंद सही है या अनन सही है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, जैसे संधि करेंगे, कैसे ये आप तब करेंगे जब मैंने आपको घर पे अभ्यास करने के लिए दिया था ना, तो वहां पे आपको क्या दिया गया था? शब्द था गज प्लस आनन, और आपको इसका अभ्यास करना था संधि में, अंतिम वर्ण लेकर और प्रथम वर्ण लेकर। ठीक है, ये अभ्यास करना था। तो जब आप पहली बार इस शब्द से मिल रहे हैं ना, आनंद शब्द से, तो इस शब्द से आप पहली बार यहाँ पे मिल रहे हैं और इससे आपको पता चल रहा है कि ये वाला हमारा सही शब्द होगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये पॉइंट रहता है। अब रजनीश हो गया, इसमें रजनी ये आएगा प्लस ईश, और ईश आपको पता ही है कि ये ईश है, बड़ी ई है इसमें। तो ये तो शब्द जब भी आएगा, जितनी बार भी आएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस ईश शब्द में अगर संज्ञा की बात करूं मैं, तो क्या लगता है आपको कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है ईश में? या ईश्वर, अगर ईश्वर की बात करें हम, समझ गए ना? ईश्वर का मतलब होता है का स्वामी। ठीक है, किसी भी चीज का। अब ये मत सोचना कि ईश्वर तो एक है और ये एक है तो व्यक्तिवाचक होगा, नहीं। यह आपकी परीक्षा में आया है। ईश्वर शब्द जो है वो आपका एक नहीं है। हम जैसे वारी प्लस ईश्वर कह रहे हैं तो पानी का ईश्वर, उसी तरह से अगर हमने वायु का ईश्वर कह दिया या हमने आग का ईश्वर कह दिया तो ईश्वर बहुत सारे हो रहे हैं। या मही का ईश्वर कह दिया, जैसे महीश्वर बोलते हैं हम, तो हम कितने सारे ईश्वर। तो ये ईश्वर की क्या है, एक तरह से जाति है, प्रजाति है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? चलो, इसमें ऊ वाला कर दो। एक शब्द है, जैसे शब्द है भूर्जा। आपको देखने में छोटा सा लगेगा शब्द, अब शब्द यहीं पे पहचानना है। बताइए क्या होगा? दो अक्षरों का शब्द दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर,
तो आप बताइए कि इसमें संधि की संभावना क्या लग रही है, कौन सी संधि हो सकती है? बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है, तो इसमें दीर्घ संधि की संभावना हो सकती है। अब संभावना हो सकती है तो तोड़ के देखिए, बड़े ऊ को बाहर निकालिए, बड़ा ऊ आपने बाहर निकाला यहाँ पर इसके वास्तविक रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा, जो है उसको वैसा का वैसा ही लिख दो, यहाँ पे दिया हुआ है टुकड़ा। यहाँ पे क्या बचेगा, भ हल के साथ बचेगा। अब ये बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है, तो आपको पता है ना संभावना क्या है, किसी लघु या दीर्घ ऊ का मेल किसी लघु या दीर्घ ऊ से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए, ये इस तरह से आ जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भू और ये आ जाएगा भू। अब बताइए सार्थक शब्द कौन सा है? भू, भूमि के लिए, सॉरी, भूमि के लिए ये सही होता है और ये गलत है। भू पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक है, तो याद रखना है बड़ा ऊ वाला जो भू है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। और यहाँ पर ऊर्जा, तो पृथ्वी की ऊर्जा ही क्या बनती है, भूर्जा बनती है। कैसे बनी है, तो आपको पता है अंतिम वर्ण ऊ और प्रथम वर्ण ऊ दोनों मेल करते हैं तो उत्पन्न विकार एक बड़ा ऊ आता है और यह शब्द आपको छोटा दिख जाता है, ठीक है। उसी तरह से भू के साथ आपने, जब मैंने आपको करवाया था तो ऊष्मा शब्द हमने किया था, ठीक है, उसमें हमने ऊष्मा शब्द किया था, तो ऊष्मा शब्द का हमने छोटा ऊ लिया था तो वो भूष्मा हो गया था। वहां पे भी बड़ा ऊ बना था। बड़ा ऊ क्यों बना था, एक बड़ा ऊ भू का और एक छोटा ऊ ऊष्मा का, तो दोनों मिलकर, छोटे और बड़े मिलकर क्या बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे भूर्जा लिखा है वैसे ही शब्द हमारा क्या बनेगा, मिलेगा अगर हमें, तो भूष्मा मिलेगा, ठीक है। तो इसका भी मतलब हो गया भू यानी पृथ्वी की ऊष्मा। समझ गए ना शब्द को। तो जब ये शब्द कभी भी आपको रास्ते में मिलेंगे तो ये कभी भी आपको अनजान नहीं लगेंगे जब आपने यहाँ पे इसे किया है, ठीक है। छोटे छोटे शब्दों से ही बड़े शब्द मिलते हैं आगे बड़े होकर, ठीक है। बात नहीं, नहीं, ये और ये आपके उसमें भी आता है, लेखनी में भी हम गलती कर देते हैं, तो आपको याद रखना है ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा नहीं होता, ऊर्जा होता है जब हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम शब्द लिख रहे हैं तो ऊर्जा नहीं होगा, ऊर्जा होगा, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है इसमें। अब देखो, तो ये तो आपकी हो गई दीर्घ संधि। अब आगे देखते हैं हम गुण संधि। गुण संधि में देखेंगे, गुण संधि का नियम देखो फटाफट से, आपके पास नोट्स है। हमने देखा कि किसी आ का मेल किसी ई ई उ या ड़ी से होगा तो उत्पन्न विकार क्या होगा, ई से मिलने पर ए, उ से मिलने पर ओ और ड़ी से मिलने पर अर हो जाएगा। तो बस आपको शब्द के बीचों बीच यही ध्यान देना है। अब जैसे मान लीजिए शब्द आ गया आपका उमेश, अब ये शब्द दिया है उमेश, हमने शब्द के बीचों बीच पहचाना कि इसमें संभावना क्या है, अय हमारा दिया हुआ है तो इसमें यहीं पे गुण संधि की संभावना है, इसी को बाहर निकाल लो। अय आपने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा, स, यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा, म के नीचे हल आ जाएगा। अब आपको पता है इसकी संभावना किससे है, कि किसी लघु अ का, लघु या दीर्घ आ का मेल किसी लघु या दीर्घ ई से होगा तब। अब यहाँ पे इसके साथ जोड़ दीजिए, एक शब्द बन गया आ के साथ और एक शब्द बन गया उमा आ के साथ। अब सार्थक शब्द आपको पता है कौन सा होता है, उमा होता है, किसका पर्यायवाची, पार्वती का, तो ये शब्द नहीं होगा। तो यहाँ से ये शब्द मिल गया और यहाँ आपको मिल गया इसके साथ इस या ईश, तो आपको पता है ये नहीं होता है, ये होता है, ठीक है। अब देखो अगला शब्द, शब्द है हमारा, तो बताओ, उमा माने पार्वती, बिल्कुल हाँ, तो पार्वती का ईश यानी शिव, ठीक है। तो आनंद, आनंदोत्सव शब्द है हमारा, तोड़ो अब इसको। शब्द के बीचों बीच हमको क्या दिखाई दे रहा है, ओ दिखाई दे रहा है, तो किस संधि की संभावना लग रही है,
गुण संधि की संभावना लग रही है, तो गुण संधि की संभावना है, इसको बाहर निकाल लेंगे ओ को। यहाँ पे क्या बच गया टुकड़ा, वो लिख देंगे, और यहाँ पे जो टुकड़ा बचा आनंद, द के नीचे हल बचेगा। ठीक है, अब देखेंगे इसमें संभावना क्या है। तो इसमें संभावना है कि जब हमें पता चल गया गुण संधि है, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा किसी लघु या दीर्घ आ का मेल किसी लघु या दीर्घ ऊ से हो रहा है, तब हमारा ओ बनता है। तो रख लीजिए टुकड़ा, उत्सव होगा या उत्सव होगा। अब यही आपको सीखने वाली चीज है कि ये शब्द सही है या ये शब्द सही है। तो ये शब्द हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, और ये शब्द हमारा सही हो गया। यहाँ पे हमारा शब्द आ गया आनंद, अ लग गया, और आनंदा। तो आनंद होता है कि आनंदा, आनंद होता है, तो ये हट जाएगा। तो हमारी संधि क्या हो गई, आनंद प्लस उत्सव। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये कर लिया ना, अब उतार लो। जो इसमें थोड़ा बहुत ही उतारना, ज्यादा उतारने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको अभ्यास करना है फिर घर जाके अपना। एक शब्द मुझे ये तोड़ के दिखा दो, ये छूट गया। पहले तो ये बताओ इसमें संधि कौन सी है। पक्का? ऐसा नहीं लगता कि यण संधि हो सकती है? शब्द के बीचों बीच त्र भी तो दिखाई दे रहा है। उतार लो इसको। देखो, आपको जब भी किसी शब्द में ना संधि का अनुमान लगाना है, तो उस शब्द का अर्थ जरूर लेकर चलना। हमें लग सकता है कि छात्रावास त्र दिख रहा है, इसमें हो सकता है कि यण संधि हो, लेकिन आप देखेंगे छात्रावास छात्रों के रहने का आवास, तो आपको यहाँ पर एक शब्द छात्र और एक आवास मिलता है। तो इससे अब दोनों शब्दों को आप देख के अपने दिमाग में लगा लेंगे कि पहली संभावना हमको किसकी है, दीर्घ संधि की है। और ये दीर्घ संधि हमको कहाँ दिख रही है, तो ये दीर्घ संधि हमको यहाँ दिख रही है, इन दोनों शब्दों में। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इस शब्द को निकाल लेंगे बाहर। आ गया, यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा, वास। यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा, छात्र। ठीक है, र के हल के साथ बचेगा। ठीक है, हल किस पे है, ये त पर है कि र पर है, त और र दोनों पे ही है, त भी आधा है और यहाँ अभी र भी आधा है। ठीक है, हमको पता है कि ये संभावना जो है ये हमारी किसी लघु या दीर्घ आ का मेल किसी लघु या दीर्घ आ से हो रहा है। देखो, शब्द बना यहाँ पर छात्र और शब्द बना यहाँ पर छात्रा। ठीक है, और यहाँ पे बना आवास और यहाँ पे बना आवास। बताइए इनमें सार्थक शब्द कौन सा है? आवास माने क्या होता है, रहने का स्थान। ठीक है, घर को कहते हैं, घर का पर्यायवाची है, याद कर लेना, पर्यायवाची में आता है। इसमें सार्थक शब्द कौन सा है? अच्छा, छात्रा नहीं होता क्या? होता है, तो अब बताइए। अब ऐसा जब विकल्प आ जाएगा तो क्या करोगे आप? ध्यान रखना, हिंदी आपको एक सहूलियत देती है कि अगर कोई शब्द आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आ रहा है, ठीक है, और आपको एक शब्द उनमें से चुनना है, तो आप पुल्लिंग चुनेंगे हमेशा। ठीक है, तो छात्र, ये क्यों? क्योंकि छात्र शब्द में स्त्री छात्र और पुरुष छात्र दोनों ही आ जाते हैं, लेकिन छात्रा शब्द के अंदर केवल और केवल स्त्री ही आएगा। अब अगर मान लीजिए किसी विकल्प में ऐसा पाया जाए, जैसे आपकी परीक्षा में आ गए प्रश्न, तो कहीं पे आपको ऐसा दिया हुआ है, एक विकल्प में आपका आ गया छात्र प्लस आवास, ऐसे दिया हुआ है, और एक विकल्प में दे दिया आपका छात्रा प्लस आवास, ऐसे दिया हुआ है। तो आपका इसमें उत्तर कौन सा रहेगा? छात्र वाला होने के लिए आपका उत्तर ये भी है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि अगर हमने ये लिखा है तो परीक्षक जो है इसके दो उत्तर रखेगा, नहीं।
इस स्थिति में आपको हमेशा ये चुनना होगा कि जो पुल्लिंग वाला शब्द है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो एक ही होगा, भले ही आपकी संधि दोनों शब्दों के साथ सही बैठती है, अर्थ सही बैठता है और वो शब्द उससे बनता ही है। अब मान लीजिए कि अगर ऐसा हो कि ये दो दिए हैं शब्द और ये ऐसे हो, आवास लिखा हो, तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नीचे वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें शब्द जो है ये इसकी वर्तनी अशुद्धि हो गई, तो इस आधार पर आप इसको काट देंगे। समझ में आ गई ना? तो ये आपको ध्यान देना होगा कि अगर दोनों में ऐसे आया तभी आपका उत्तर ये हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अगला शब्द करो, एक इसमें शब्द बनाओ महेश्वर। क्या बनेगा? गुण संधि है, साफ पता चल रहा है शब्द के बीचों बीच क्या है? ए। तो बाहर निकाल लेंगे ए को। यहाँ पे टुकड़ा बच रहा है, यहाँ पे टुकड़ा क्या बच रहा है हमारे पास? हाँ, ठीक है, आधा। इसकी संभावना क्या है? किसी लघु या दीर्घ आ का मेल किसी लघु या दीर्घ ई से है। तो यहाँ पे अब बताइए, अब तो आप समझ गए, दो दो शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। मह बनेगा कि महा बनेगा? महा। और यहाँ पर ईश्वर बनेगा कि ईश्वर बनेगा? बड़ी ई के साथ। तो शब्द क्या बन गया हमारा? महा प्लस ईश्वर। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये शिव के लिए आता है, जो हम मतलब चाहे महेश कहें या हम महेश्वर कहें, वो शिव का ही है। महा शब्द जिसके साथ लग जाए, देव के साथ लग जाए महा, तो भगवान शिव का हो जाता है, महादेव जैसे हम बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव तो शिव आएगा, ईश्वर में सर्वश्रेष्ठ मानेंगे तो शिव आएगा। जहाँ महा शब्द लग जाएगा वहां पर ही शिव हो जाएगा, क्योंकि सब में श्रेष्ठ जो हैं वो कौन है, और सब में प्रथम पहले जो माने जाते हैं शिव को ही माना गया है। ठीक है, उतार लीजिए इसको। इसके बाद गुण संधि में एक शब्द और रह गया है आपका, महर्षि। कैसे करेंगे इस तरह के शब्द को जब ऐसा आएगा? अब बताइए इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी संधि है? संधि में पहचान मैंने बताई थी, शब्द के अंत में अगर रेफ वाला र दिखाई दे, ठीक है, तो जो रेफ वाला र दिखाई दे रहा है, और अगर देखो आपका दिमाग थोड़ा सा चाचा चौधरी के बराबर भी चलता है, तो आप यहाँ पे ही पहचान लेंगे जैसे आपने संधि बनाई है उसी से, कि अगर हम इस र को उतार कर रख लें, तो आप इसको उतार कर ऐसे रखेंगे, इसको उतार कर रख लें। अब ह में क्या है? अ, और यहाँ पे आधा र। आपको पता है अर किस में बनता है? री। जो री आपका बनता है उससे बनता है। अब ये टुकड़ा आपको मिल गया, ये क्या हो गया? ऋषि। आपको पता है ना अर कब आ रहा था, कहाँ आ रहा था? नियम याद है कि नहीं? कहाँ आ रहा था? किसी लघु या दीर्घ आ का मेल किसी री से होने पर क्या आ रहा था? अर। बस यही तो याद रखना है, मैंने आपसे कहा ही था कि ये पॉइंट याद रखने हैं आपको। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो मह है इसके साथ क्या लगेगा? आ लगेगा। तो शब्द क्या बन गया? महा प्लस ऋषि। कर पा रहे? मैं अभी आपको पूरी तरह से खोल के नहीं बता रही हूँ, मैंने दो चार शब्दों में बता दिया, अब उसके बाद आपको समझना है अपने आप खुद ही। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो, कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना, मैं बता दूंगी पूरा विस्तार से। ठीक, चलो वृद्धि संधि में देखें। वृद्धि संधि का नियम याद करो। वृद्धि संधि हमारी क्या कहती है? तो वृद्धि संधि कहती है कि किसी ए आ का मेल किसी ए आ से अगर होता है या ओ आओ से होता है, ठीक है, तो वृद्धि संधि में वृद्धि वाला वर्ण ही हमारा आता है, तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे शब्द आ गया हमारा सदैव, तो कैसे निकालेंगे शब्द को? शब्द के बीचों बीच आपको क्या दिखाई दे रहा है? दो मात्राएं,
तो यानी इसमें वृद्धि संधि है, बाहर निकाल लीजिए इसको। यहाँ पे बचा टुकड़ा यहाँ पे क्या बचा टुकड़ा सद, द के नीचे हल बचेगा। इसकी संभावना कब है? किसी लघु या दीर्घ आ का मेल किसी ए या आय से होगा तो उत्पन्न विकार आय होगा। तो आप देखिए इस व के साथ क्या जोड़ते हैं हम, एव, मैंने याद दिलाया था, बताया था उस समय, एव का अर्थ होता है होना, ये सही शब्द है, ये नहीं है। और यहाँ पर सद होगा या सदा होगा, सदा यानी हमेशा, तो ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा, तो सदा प्लस एव, तो ये सदैव शब्द बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से शब्द अगला बताइए करके, जैसे वनौषधि, आसान है, शब्द के बीचों बीच। दीपम क्यों नहीं कर रहे तुम, नहीं समझ में आ रहा? हाँ, ये तुम्हें जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि वर्तनी याद रखनी है, और क्लास में बैठे हो, आए हो, तो उसे सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कह रही हूँ कि रफ कॉपी पे अगर इसको अभ्यास करोगे तो ये तुम्हें कहीं ना कहीं फायदा ही दिखाएगा। और ये फायदा तुमको कब पता चलेगा? जब तुम अपने लेखन में आओगे ना, और जब तुम्हारे सामने शब्द आएंगे, तो भले ही ये वाला शब्द ना हो, लेकिन इस विधि से बना शब्द जो तुम्हारे सामने प्रकट होगा तो तुम्हें तुरंत याद आएगा, अरे इसमें तो ये वाली संधि है, ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। हाँ, वन नहीं वन, है ना, वन प्लस औषधि, ठीक है, दो मात्राएं हो जाएंगी। एक शब्द है ग्रहोत्सुक्य, शब्द है ग्रहोत्सुक्य, इसका अर्थ क्या होता है? घर को आने के लिए उत्सुक। ठीक है, तो शब्द देखो मैं लिख रही हूं, ग्रहोत्सुक्य शब्द है। वर्तनी में अगर ये आ गया, आप इस शब्द को याद कर पाएंगे? जितना भी रटेंगे नहीं याद कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं इस शब्द को तोड़ दूं कि यह शब्द बना किससे है, तो आप बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। पहले मैं शब्द तोड़ रही हूं इसको। यह शब्द दरअसल बना है ग्रह प्लस उत्सुक, उत्सुक शब्द आगे प्लस य, तो इसमें प्रत्यय जुड़ा है यहाँ पर। अब आपको ये पता चल गया कि ये इस शब्द से बना है, ग्रह मतलब घर, उत्सुक मतलब आने के लिए उत्सुक, और य, तो यहाँ पे या प्रत्यय जुड़ने से तो पहले इसमें या प्रत्यय जुड़ा है। अब यह प्रत्यय कैसे जुड़ा है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये मैं प्रत्यय में समझाऊंगी। जब इसमें ये प्रत्यय जुड़ेगा तो यह शब्द बनकर आएगा आपका औत्सुक्य। औत्सुक्य का अर्थ यहाँ पे आ जाएगा उत्सुक होने का भाव, यानी वह जो उत्सुक होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इस औत्सुक्य में, इस ग्रह में ये शब्द जोड़ा गया है, इसका अंतिम अ और इसका प्रथम औ, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? आओ बना रहे हैं, क्योंकि वृद्धि वाला है। और यही औ बनाकर ये शब्द यहाँ पर क्या हो जा रहा है? अब देखो, जब आपको ये आ जाता है ना, तो फिर आप कैसे, आपको ग्रह लिखना आ रहा है, तो आप इसको सीखने के बाद ऐसे लिखते हैं कि आपको समझ में आ गया कि ग्रह शब्द में औ जो संधि हो रही है वो लिख रहा है। अब टुकड़ा बचा क्या? आधा त श, श के ऊपर छोटी ऊ की मात्रा है, और क में आपको पता है कि आधा का बन रहा है, क्योंकि यह प्रत्यय उसमें जुड़ रहा है, और उसके बाद यह आ गया शब्द, इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ।
और जब आपको ये पता चल गया कि ये दो विधियों से इस प्रकार होके बना है, तो अब आप कभी इस पे दिमाग लगाएंगे ही नहीं। कहीं पे भी लिखा आ जाएगा, 4 विकल्प में लिखा आ जाएगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा य प्रत्यय जुड़कर, य प्रत्यय ने जुड़कर इस का को तो क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। और फिर इसके साथ का आधा होने पे ये आओ की मात्रा जुड़ रही है इस अ के साथ, और ये इसको क्या बना रहा है, वृद्धि संधि में लेके जा रहा है। तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से आप जितने भी बड़े बड़े शब्द हैं वो आप करते हैं, ठीक है। तो वर्तनी शुद्धिकरण में अब जब देखेंगे आप, जब ये सीख रहे हैं शब्दों को, तो वर्तनी शुद्धिकरण में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा एक से एक धुरंधर शब्द जो है वो हमको यूं ही चुटकियों पे याद है। तो जब हम प्रत्यय करेंगे ना उस समय और आपको दिखाई देगा। हालांकि मैं आपको प्रत्यय पहले भी करा सकती थी, लेकिन संधि ज्यादा आसान है बजाय प्रत्यय के। पहले आप संधि करना सीख लेते हैं तो प्रत्यय भी समझ में आ जाता है। फिर किसमें, ये देखो कैसे बनता है। जब ये आपका जो शब्द आएगा ना, तो ये जो प्रत्यय है ना ये प्रत्यय कैसे जुड़ता है, इसके अंतिम वर्ण को हटाकर जुड़ता है। तो ये अंतिम वर्ण क्या है, ये तो है व्यंजन, और अंतिम वर्ण क्या है, अ। तो ये अ को हटाकर य जुड़ जाता है। अब जब अ को हटाकर य जुड़ा तो क तो आधा ही रह गया ना, तो इसलिए क आधा रहता है। जब किसी भी शब्द में आपका य जुड़ता है तो वो कैसा होता था, आधा रह जाता है। हम्म 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 हाँ, वो तो हल लगेगा ही। जब आप तोड़ के बना रहे हैं तब तो लगेगा ही ना। हाँ, लेकिन मैंने तो फिर आपको वही पूरा शब्द बना हुआ दे दिया था ना, तो तब नहीं लगेगा। जैसे मैंने औत्सुक्य दे दिया आपको, तो अब क्यों लगेगा इसमें, या इसके साथ है आधा बना ही हुआ है, हल है उस पे, तोड़ेंगे तब लगेगा। मतलब इसको ऐसे आधा का, फिर आधा य और इसका स्वर अ, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। संयुक्त अक्षर बन गया ये। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलो, इसके बाद आता है आपका यण संधि, ठीक है। यण संधि में जैसे मान लीजिए शब्द दिया है आपको प्रत्युपकार, बताइए। शब्द के बीचों बीच या दिखाई दे रहा है, और या से पहले आधा त दिखाई दे रहा है। तो अब जब आपको यहाँ दिखाई दिया, अब मुझे बताइए कि इसमें आपको तो आपको अनुमान लग गया कि इसमें कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। तो इसमें आपका उत्पन्न विकार क्या है, आधा त य उ है या केवल य उ है? उत्पन्न विकार क्या है इसमें, आधा त उत्पन्न विकार में है, आधा त। जाके देखो देखो देखो, जल्दी जल्दी फटाफट यण संधि निकालो। आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना पूरा लंबा, फाइनल रिजल्ट दिखाया था ना, तो बताइए। यू, ऊ नहीं, यू, ठीक है। यानी इसमें जो फाइनल रिजल्ट है वो ये है, आपको पहचानना है हमेशा। इसे निकाल लें बाहर, तो हमने यू को बाहर निकाला। अब जब यू को बाहर निकाला है तो इसको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये दो, और टुकड़े क्या हैं, आधा य और ऊ। यहाँ पे जो टुकड़ा बचा है, क्या बच गया, पकार, ठीक है। और यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा, प्रत, ता हल के साथ बचेगा। आपको ये पता है ये जो ऊ है ये इसको पूरा कर देगा, यहाँ शब्द क्या बन गया। अब यहाँ आपको अनुमान की जरूरत नहीं है, यहाँ ये आ गया, ठीक। और ये य कौन सा वर्ण है जो य में परिवर्तित हुआ है, कोई लघु या दीर्घ ई, केवल ई नहीं, या तो लघु है या दीर्घ है। तो जोड़ लीजिए प्रति के साथ, प्रति या प्रति, कौन सा सही होता है, उपसर्ग ये सही होता है, ये नहीं है कोई शब्द। तो प्रति प्लस उपकार, यण संधि में एक शब्द आपका क्या होता है, करेक्ट हो जाता है, और एक शब्द में अनुमान रहता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसी तरह से एक शब्द मैं लेती हूं यहां पर, आद्यंत। बताइए, पहले तो ये बताइए इसमें कौन सी संधि है। अब मैंने लिख दिया तो अब बता दीजिए।
आधा न आ रहा है आधा द आ रहा है, वो शकल से देखने में लग रहा है, ठीक है, गड़बड़ मत कर देना। आपको पता है क्या है? ये है आपका आधा द य आधा न, आद्यंत। ये जो है यही संयुक्त रूप, यानी ये जो दिया हुआ है ये लिख। तो इसमें आपका जो रिजल्ट है यानी उत्पन्न विकार वो क्या है? य में है ना? इस य को बाहर निकाल लेंगे, य हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा? ये बच गया, और यहाँ पे टुकड़ा क्या बच गया? आद बच गया। ये हल के साथ है। अब इस य को तोड़ दीजिए। अब ये जो आ है इस शब्द को पूरा कर देगा। यहाँ पर क्या आ गया? अंत। अब ये जो य है किसी लघु या दीर्घ ई से बना है, तो देख लीजिए, आदि और आदि कौन सा सार्थक शब्द है? दोनों। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका दोनों में से कोई एक ही सार्थक हो, दोनों भी सार्थक हो सकते हैं। फिर आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द है जो हमारा संधि बना रहा है? तो आप पहचानेंगे उस अर्थ की मदद से जो फाइनल रिजल्ट का अर्थ लिए हुए है। आद्यंत का मतलब होता है आदि से लेकर अंत तक, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक। तो अंत का अर्थ तो ये दे रहा है। अब इसमें कौन सा आदि है जिसका अर्थ शुरुआत होता है? तो लघु ई वाला जो आदि है इसका अर्थ शुरुआत होता है, तो ये आएगा। और इस आदि का मतलब होता है लत लगना, आदत पड़ जाना। कहते हैं ना, यह वह तो शराब का आदि हो गया, मतलब उसे शराब की लत लग गई। तो इस तरह से दोनों शब्द आपके सार्थक भी हैं, लेकिन आपको वो शब्द लेना है जो बनने वाले नए शब्द में अपना अर्थ रखता है। और यही है संधि का नियम। बस इसी में लोग जो हैं थोड़े से गड़बड़ कर देते हैं, संधि को नहीं समझ पाते हैं। बात समझ में आ गई? यहीं पे अब बताती हूँ वो शब्द जो मैंने आपको दिया था। देखो, सत्याग्रह। अब मान लो कि जैसे शब्द आपका सत्याग्रह शब्द दिया है, और सपोज करो कि आपसे हो जाए गलती, आप इसमें पहचान ना पाए कि यह इसमें दीर्घ संधि है। आपको शकल से देखने में क्या लग रही है? इसमें यण संधि लग रही है। तो आप जब इसको तोड़ेंगे ना, तो तोड़ने पे शब्द अपने आप बता देंगे कि तुमने गड़बड़ कर दी है। लिख लिए? देखो कैसे, अब बताती हूँ आपको। यहाँ पर शब्द है हमारा सत्याग्रह। अब मान लीजिए कि हमने गलती से इस शब्द में ये मान लिया कि इसमें यण संधि है, और हमको इसमें रिजल्ट क्या दिखाई दे रहा है? या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमने इस या को बाहर निकाला। यहाँ पे टुकड़ा हमारे पास क्या बचा? ग्रह बचा। और यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचा? सत बचा। ठीक है, हल के साथ। अब हम इसको देख लेंगे। या हमने यहाँ पे खोल दिया, यहाँ पे आ गया आ, तो ये शब्द तो हमारा मिल गया आग्रह। ठीक है, अब ये जो या हमारा आया है ये कोई लघु या दीर्घ ई है। अब यहाँ पे हम जोड़ देंगे, एक बार छोटी और एक बार बड़ी। दो शब्द आ गए, सती और सती, और वहां पर आग्रह। तो अब ये बताइए कि सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए किया गया आग्रह। और यहाँ पर आग्रह तो आ रहा है, लेकिन क्या सत्य शब्द आपके पास आ रहा है? सती का मतलब क्या होता है? सती का मतलब उस स्त्री को कहा जाता था जो अपने पति के साथ जल जाती थी, उसे सती बोला जाता था। तो क्या सत्याग्रह वो होता है कि पति के साथ जल जाना? नहीं। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि यह भले ही आपको यहाँ पर इसका अंतिम वर्ण दीर्घ ई और इसका प्रथम वर्ण आ दोनों मिलकर आपको परिणाम या का देकर इस शब्द को सत्याग्रह जरूर बना दें, लेकिन इस शब्द में आपकी यण संधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह, और यहाँ पर तो आ रहा है सती के लिए आग्रह। तो इसलिए हमें पता चल जाता है कि यह कुछ नहीं है। फिर हमें शब्द समझ में आता है कि यह शब्द हमारा सत्य प्लस आग्रह है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, अब इसका अंतिम अ और इसका प्रथम
आ, दोनों मिलकर दीर्घ आ बनाते हैं, तब यह शब्द हमारा सत्याग्रह बनता है और उसमें दीर्घ संधि होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया ना आप लोगों को। बस यही छोटी सी बात होती है जो हमें नहीं समझ में आती है और हम ये उलझते रहते हैं कि संधि कैसे होगी कैसे होगी। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ लेना है इन यहाँ पर। ठीक, चलो अब यहाँ पर एक शब्द आप लोग अभ्यास करके मुझे बता दीजिए कि क्या आप उसको पहचान पा रहे हैं। शब्द है हमारा गौर्यादेश। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है, बनाइए। शब्द के बीचों बीच आपको या दिखाई दे रहा है, या से पहले कौन सा वर्ण आधा है? र, जो कि ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हम जो ये इसमें हमको संधि जो दिखाई दे रही है या, इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखना यण संधि में मैंने जितने भी उदाहरण दिए हैं सब आपके ई वाले हो गए, लेकिन आप एक उदाहरण कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ शब्द ताकि वह वाला भी आ जाए। दिव्यागम, ये भी ई वाला ही हो जाएगा। रुको 1 मिनट, सारे उदाहरण मैंने ई वाले ही लिए हैं, कोई एक उदाहरण लेंगे। अच्छा, अन्वीक्षण ले लीजिए, शब्द है आपका, इसको बना लीजिएगा। अन्वीक्षण, मैंने सारे उदाहरण यह वाले ही ले लिए, इसको कर लेना। ठीक है, पता चल जाएगा आपको कि कैसे हम इसमें ऊ पहचानेंगे। तो ये पता चल गया। यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा हमारे पास? देश। यहाँ पे क्या बचा? गौर। रा बचेगा आधा, इसे उतार लिया ना इधर, इसको तोड़ेंगे, ये हमारा य और यहाँ पर क्या आ गया? आ। इससे बन गया शब्द आदेश। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन गया हमारा? अब हमको पता है कि ये जो य है या तो लघु या तो दीर्घ ई है, तो या तो गौरी ये या गौरी। तो पहला सही है कि दूसरा? बड़ी ई रहेगी, ये सही है, ये नहीं सही है। तो गौरी प्लस आदेश। ठीक है, गौरादेश शब्द बन गया इस तरह से। अन्वीक्षण शब्द के बीचों बीच आपको कौन सा दिखाई दे रहा है नियम? मतलब यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, बाहर निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचा? क्षण। यहाँ पे क्या बचा? अन, हल के साथ। ठीक है, ये इसे दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे हमको मिल गया ये शब्द ईक्षण। ईक्षण का मतलब क्या बताया था मैंने? जांच पड़ताल। ठीक है, लिख सकते हैं, जिस शब्द का अर्थ नहीं पता, याद नहीं रहता, लिख लिया करो उसे। तो यहाँ पर वह ये हमारा क्या हो जाएगा? कोई छोटा ऊ या तो कोई बड़ा ऊ। यहाँ पे आ गया, हम इस शब्द के साथ लिख देंगे, छोटा ऊ हो गया और बड़ा ऊ हो गया। तो क्योंकि ये हमारा शब्द नहीं है, ये क्या है? हमारा उपसर्ग है, और उपसर्ग हमारा छोटा ऊ वाला होता है, अनु। तो अनु प्लस ईक्षण हो गया अन्वीक्षण। ठीक है, शब्द बन गया। चलो, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं अयादि संधि पे। अयादि संधि का संधि विच्छेद करना बहुत ही आसान है, अगर आप शब्द को पहचान लेते हैं तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। मिटा दूं इसको? मिटा दूं? चलो देखो, एक शब्द है आपके सामने, पवन। अब शब्द के बीचों बीच आपको वह दिखाई दे रहा है, इससे आपने पहचान लिया कि इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि। और जब आपको ये पता चल जाए ना कि इसमें अयादि संधि है, तो आपको कोई अनुमान नहीं लगाना, बस आप उसका वर्ण विच्छेद कर दीजिए। ठीक है, तो हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। यहाँ पर क्या आ गया हमारा? प, इसका स्वर क्या आ गया? अ। फिर आ गया हमारा व, इसका स्वर क्या आ गया? अ। फिर आ गया हमारा न, और इसका स्वर क्या आ गया? अ। अब आपको क्या करना है, इस वर्ण विच्छेद में आपको अयादि संधि का विकार देखना है। अयादि संधि में कौन कौन से विकार थे? एक था अय, और एक था आय, एक था अव, और एक था आव।
आपको जहां पे ये विकार दिखाई दे रहा है उसको देख लो, खोज लो, कहाँ दिखाई दे रहा है? अब यहाँ दिखाई दे रहा है ना। तो आपको ये पता है ना कि ये जो आय था ये हमारा क्या था? ए। ये आय, ये कौन सा था हमारा? आय। और ये अब कौन था? ओ। और ये आव कौन था? आओ। तो बताइए ये किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। यहाँ पे आ गया प, जुड़ के क्या हो जाएगा? ओ। इसको जोड़ दो, कोई अनुमान नहीं। ठीक है, अयादी संधि बहुत सरल है, इसलिए परीक्षक देता भी नहीं है इसको। अयादी संधि उन्हें देता भी नहीं है क्योंकि उसको पता है कि बहुत सरल है। लेकिन बच्चे जो हैं उनको लगता है कि पता नहीं कितनी कठिन होगी, डर लगा रहता है। ऐसे ही आपकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बहुत ही सरल है, लेकिन परीक्षक जो है उसे पता है इसलिए वो देता नहीं है, पर बच्चों को वो देखने में कैसी लगती है? कठिन। पर दिमाग थोड़ा सा चाचा चौधरी के बराबर चलाना है, मैं तेज की बात नहीं कर रही हूँ। तेज चला लेंगे फिर तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो देखो दूसरा शब्द देती हूँ मैं, इसी तरह से बनाओ। शब्द है गवीस। एकदम आपको किसी धातु को याद करने की जरूरत नहीं है। अयादी संधि में जो मुझे छात्र कहते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कहते हैं कि मैम अगर इसका संधि विच्छेद पूछ लिया तो हम तो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कैसे होगा, कैसे याद करेंगे कि नए है कि ने है या गे है कि गए है या गो है या गऊ है, हमें ऐसे कैसे याद रहेगा? उसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको अयादी संधि में, वो अपने आप बता देगा। देखो कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे, कर लो जल्दी से। ग इसका स्वर आ, फिर व इसका स्वर ई, फिर स इसका स्वर आ। संधि कहाँ दिखाई दे रही है? संधि दिखाई दे रही है अव में। ये अव क्या है? ओ है। तो बस ये ग के साथ जुड़कर क्या बनेगा? गो। और ये क्या बन जाएगा? ईश। ठीक है। शब्द है आपका दायनी। मैंने नहीं करवाया था आपको, अब जैसे ये शब्द आ गया आराम से कर लोगे आप। क्या करना है? वर्ण विच्छेद कर दीजिए। द इसका स्वर आ, फिर य इसका स्वर ई, फिर न, फिर इसका स्वर ई। आपको संधि कहाँ दिखाई दे रही है? आय में दिखाई दे रही है। तो ये जो आय है क्या बनता है? आय। यहाँ पे क्या आ गया? द। दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? दय। और इसको जोड़ देंगे तो ये क्या आ गया? छोटी ई न के ऊपर बड़ी, दय प्लस इनी, ये आपका प्रत्यय हो गया। छात्रों के सामने समस्या होती है कि मैम अयादी संधि के प्रत्यय की पहचान हम कैसे करेंगे? प्रत्यय तो बहुत सारे होते हैं, कैसे याद रखेंगे? प्रत्यय है, प्रत्यय में नहीं होता, वाला या वाली का सेंस देता है। तो दाय का मतलब देना, इनी माने वाली। तो दायनी क्या कहते हैं? कहते हैं ना विद्या दायनी, जो शब्द बनता है विद्या देने वाली, इस तरह से शब्द बनता है। अब नायिका लिखो, नायक लिखो, ठीक है। इसी तरह से सावक बनाओ, या जो भी शब्द है सारे आपके स्पष्ट हो जाएंगे, आ जाएंगे सारे। चलो तो यहाँ पर ये आपकी अयादी, अयादी संधि बहुत सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? वर्ण विच्छेद करके विकार निकालना है, विकार निकल के दोनों शब्द, इसमें अनुमान की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये प्रश्न किए, अब सवाल उठता है कि मैम परीक्षा में आएगा तो संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे? तो परीक्षा में आने वाला संधि विच्छेद जिनके पास बहुविकल्पी प्रश्न है उनके लिए बहुत ही सरल हो जाता है। जितना हमने किया इससे और भी ज़्यादा सरल। कैसे? तो देखेंगे, कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर, कुछ प्रश्न हल करने हैं आपको मेरे साथ। जैसे अभी हमने शब्द किया आद्यंत का संधि विच्छेद करना है। अब विकल्प दिया है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब अगर आपको ये पता होगा कि ये जो टुकड़ा है यहाँ पर ये क्या है? आधा द और य है,
तो आधा द और य आपको जहां दिखेगा वहां पता चल जाएगा कि ये जो य है ये कोई लघु या दीर्घ ई है। तो द के साथ जहां पे भी लघु या दीर्घ ई दिखाई दे रही होगी वही विकल्प आपका हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प हो गया? आपको पता चल गया यहाँ पे, इसका उत्तर हो जाए आदि प्लस, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक है सही कर लेना यहाँ पर। तो ये आदि प्लस अंत हो गया आपका, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो, छात्रावास का सही संधि विच्छेद बताना है। अब जैसे मान लो ऐसे शब्द दिया हुआ है तो आप ना विकल्प पे जाएं, आपको ये पता चल गया कि इसमें क्या है, दीर्घ संधि है, तो यहाँ जो हल लगा है ना तो इसको तुरंत काट दो, क्योंकि स्वर संधि में कहीं पर भी अंत में हल नहीं दिखेगा हमको। स्वर संधि पूरी होगी तो ये कट गया, फिर यहाँ पे छात्र है ये सही है, अब यहाँ आवास दिया हुआ है इसको काट दो, यहाँ पे छात्र है ये आवास है, और यहाँ पे छात्रा और आवास है। तो मैंने आपको बताया कि ये स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग की वजह से काट दो, उत्तर क्या हो गया? ठीक है, चलो अगला प्रश्न, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद। अब बालोचित शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ थोड़ा पता होना चाहिए। बाल का अर्थ क्या होता है? एक तो ये वाला बाल, और दूसरा क्या होता है? बालक, ठीक है, बालक यानी लड़का। इस बाल का स्त्रीलिंग आ जाएगा बाला, याद रख लीजिए, और बालक का आ जाएगा बालिका, ठीक है, ये याद रखना आता है इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए, कभी फिर गड़बड़ कर दें। विकल्प में आपको बालिका भी मिलेगा, कई बार बच्चे जो हैं बाल का बालिका कर देते हैं, तो बाल का बाला होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आ से बन के ना आ इसमें प्रत्यय लगाकर बना दिया गया है। तो इस बाल का मतलब है बालक यानी बच्चे से है, और उचित शब्द है, तो आप समझ जाइए इसमें कहाँ पे क्या होगा। तो हमको पता चल रहा है कि शब्द के बीचों बीच ओ यहाँ पर दिया हुआ है, तो यानी इसके अंदर संभावना किसकी है, हमारी गुण संधि की है। तो बालो एकदम से ऐसा तो होगा नहीं, ये कट जाएगा, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे बाल बाला बाल ये दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर शब्द दिया चित, तो एकदम से सेम टू सेम शब्द ये नहीं होगा, क्योंकि संधि हो रही है तो ये नहीं होगा, तो ये चित कट जाएगा, ये चित कट जाएगा। अब ये औचित का क्या अर्थ है या उचित का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है औचित का कोई अर्थ नहीं मिलता, तो बाल प्लस उचित, बालकों के लिए जो उचित है उसको कहते हैं बालोचित। जैसे कह दिया कि यह खेल बालोचित नहीं है, मतलब यह खेल बालकों के लिए उचित नहीं है, तो ऐसे शब्द बनता है। संस्कृत में आपके जो कई सारे शब्दों को मिलाकर एक छोटा बना दिया जाता था। संस्कृत के पास ये कहा जाता है कि जो संस्कृत आपकी भाषा है वो बहुत बड़े बड़े वाक्यों को एक शब्द में पिरोने की शक्ति रखती है, तो वो किस कारण से, संधि के कारण से, ठीक है। आगे आता है अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद क्या, बताओ। अन्यान्य शब्द ऐसे दिया है तो क्या सोचोगे, शब्द के बीचों बीच या दिख रहे हैं। अब यहाँ पे विकल्प देखो, यहाँ दिया है अ प्लस न्याय, फिर अन्य प्लस अन्य, और अन प्लस यान्य, और अन्या और आन्य। तो इसमें आप ये देख लो कि यहाँ पर ये यान्य कोई शब्द नहीं है, अन्य और अन्य और अन्य ये भी कोई शब्द नहीं है, कट जाएगा। न्याय, अब ये इससे तो अन्याय बनता है इसे जुड़कर, तो ये कट जाएगा, तो ये हो गया अन्य प्लस अन्य, यानी अन्य से भी अन्य जिसे कहा जाता है तो उसको अन्यान्य कहा जाता है। और ये आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आता है शब्द, जो अन्य से भी अतिरिक्त हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं अन्यान्य, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। अब जैसे आपको पता चल गया कि अन्वेषण शब्द है, अन्वेषण का अर्थ भी होता है खोज करना, ठीक है, एक तरह से रिसर्च जिसे आप कहते हैं, रिसर्च शब्द जो है उसको हम हिंदी में संस्कृत में अन्वेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि इस शब्द के अंदर जो हमारा यहाँ पर व दिया है, यानी तो ये मतलब पूरा व और उससे पहले आधा न दिया है, तो जरूर इसमें हमारी यण संधि की संभावना है। तो यण संधि की संभावना है तो देख लीजिए कि अन के साथ यहाँ पे अन्वेष शब्द नहीं होगा, अन्वेष नहीं होगा। अब यहाँ पे अनु, तो ये शब्द तो हो गया, अब यहाँ पे देखना है व सेम टू सेम नहीं आएगा। एषण का मतलब होता है खोज, मतलब जांच पड़ताल एक तरह से,
और जांच पड़ताल में अनु लगा देते हैं इसमें, एषण में, तो अन्वेषण मतलब रिसर्च वाली खोज, खोज करना शब्द बन जाता है अन्वेषण। आगे शब्द है हमारा प्रश्न, संग्रहालय का संधि विच्छेद बताइए। अब संग्रहालय का मतलब क्या होता है, किसी चीज को संग्रह करना। तो यहाँ पे हमें ऐसे ही अनुमान लग जाएगा कि आलय शब्द से बना है। आलय का मतलब होता है स्थान। अब इसमें देख लो, एक शब्द तो संग्रह होगा और एक हमारा आलय होगा। अब संग्रह हल वाला है, इसको काट दो। यहाँ पे अब संग्रह शब्द नहीं होता, ये कट जाएगा, संग्रह और संग्रह ये हो गया, और इसमें आलय यहाँ सही है, ये गलत है, तो मिल गया आपको। संधि विच्छेद जब होगा हो जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर मैंने जिस तरह से किया है ना, ऐसे जाके आपने एक बार घर पे आपने अभ्यास कर लिया और जो शब्द जिनको बनाया था, तो ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा शब्द है। ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट से। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा, सखी आगमन हो जाएगा। ठीक है, सख्यागमन। तो आपको पता है जैसे शब्द दिया है, तो अब जिनको नहीं पता होता है सबसे पहले डी वाला लगाएंगे, क्योंकि ऐसे ही लगाते हैं जब संधि नहीं करते। अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि संधि हम लोगों ने क्यों पढ़ी। वो जो 2 मिनट में यानी चुटकी में संधि सीखने वाला जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले बच्चे होते हैं, वो हमेशा डी वाला लगा के आते हैं, क्योंकि वो एक रखता ही है ऐसे। लेकिन आपको यहाँ पे तुरंत उसका पढ़ते ही, शब्द को पढ़ते ही आपको पता चला। कैसे पता चला कि सख्यागमन, तो गमन में आपको आगमन शब्द अपने आप ही महसूस हो गया कि आगमन, तो किसका आगमन, तो सख्या का आगमन तो नहीं होगा। ठीक है, तो सखी का आगमन होगा, ये सही वर्तनी नहीं है। और यहाँ पर सखी गमन नहीं है, सखी का जाना नहीं है, सखी का आना है, तो ये कट जाएगा, तो ये विकल्प आपका हो जाएगा। और देखते ही आपको शब्दों में समझ में आने लगता है। चलो अगला प्रश्न बताओ जल्दी। रीति अनुसार, रीति प्लस अनुसार का संधि बताना है, क्या होगा। आपको पता चल गया कि अंतिम ई का मेल किससे हो रहा है, अ से हो रहा है। ई बदल जाएगा य में, तो जहां पर भी य आपको दिखेगा और आधा त हो जाएगा, तो ये वाला आप खोजेंगे। तो देखो यहाँ पे नहीं है, ये कट गया, यहाँ पे नहीं है, ये कट गया, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ नहीं है, देखते ही मिल जाएगा अगर आपको करना आता है तो। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ जो फॉर्मूला मैंने बताया बस फॉर्मूला याद कर लो, किसी भी तरह का शब्द होगा आपको पता चल जाएगा। चलो जल्दी से बताओ फटाफट। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, कौन सा होगा, अति प्लस अधिक, ख हो जाएगा। आगे बताओ, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, श्रद्धा प्लस आनंद। ठीक है, श्रद्धा में आनंद, श्रद्धानंद हो जाएगा। गुड़ाकेश शब्द का संधि विच्छेद बताओ। इसका बता दिया तो मैं समझ जाऊंगी आप लोगों को समझ में आ गया है। वैसे ये बताओ गुड़ाकेश किसका पर्यायवाची है, नहीं पता, अर्जुन का। और गुड़ाकेश, देखो गुड़ाकेश के 3 अर्थ आते हैं से। गुड़ाकेश अर्जुन के लिए प्रयोग किया जाता है, गुड़ाकेश विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है, और गुड़ाकेश लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया जाता है। अब तीनों में ऐसी कौन सी कॉमन चीज है जिसके लिए प्रयोग किया जाता है, दिमाग लगाओ। विष्णु, लक्ष्मण और अर्जुन। तीर कमान, क्रोध अर्जुन के पास नहीं है, विष्णु के पास नहीं है, चलो शेष के पास यानी लक्ष्मण के पास तो है। अच्छा लॉलिटी। देखो इसका अर्थ है गुड़ाक प्लस ईस। गुड़ाक का मतलब क्या होता है, नींद, नींद का स्वामी यानी जिसने अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर ली है। लक्ष्मण को कहा जाता है 14 साल तक नहीं सोए थे, तो उन्होंने अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। देखो नहीं सोने का क्या सेंस है, ऐसा नहीं है कि सोए ही नहीं, सोने का सेंस ये है कि लक्ष्मण को एक ऐसी सिद्धि सिखाई गई थी कि जिससे वो अपनी आंखें खुली रखेंगे, लेकिन ध्यान लगाने की प्रक्रिया से अपनी नींद को पूरा कर लेंगे। तो और उनकी आंखों के, जैसे हमारी आंखें खुली हुई हैं, उनके रेंज में अगर थोड़ी सी भी हलचल होगी
तो वो जग जाएंगे। कहने का मतलब ये है उसी तरह से सेम चीज़ जब अर्जुन से कृष्ण मिले थे, तो जब पांडवों को ये था कि वन में जाना ही है और कृष्ण जानते थे कि पहले क्या क्या होने वाला है भविष्य में इनके साथ, तो कृष्ण ने उनको ये कहा था कि तुम्हें तपस्या करनी चाहिए और तुम्हें नींद पर सफलता हासिल करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में तुमको ये काम देगा। तो तब अर्जुन ने द्वापर युग में अर्जुन को ही वो सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो इसलिए आता है, ऐसे ईश्वर में कहा जाता है भगवान विष्णु, उन पर तो कंट्रोल है ही अपनी नींद का। तो इस तरह से आता है, त्रेता युग में लक्ष्मण के पास थी ये सिद्धि और द्वापर युग में अर्जुन के पास थी। और अगर आपकी परीक्षा में आता है गुड़ा केस, तो आपको विकल्प में तीनों विकल्प एक साथ कभी नहीं आएंगे, अर्जुन आता है अधिकतर, तो याद रखना है पर्यायवाची, और ये महत्वपूर्ण है, याद रख लेना इसको। इतनी चर्चा कर दी है, अब तो याद हो ही जाना चाहिए। ठीक है, चलो, समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द से ही पता चल गया, समुद्र की उर्मी यानी लहर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न यहाँ तक ही आ गया ना, 12 तक। ठीक है, इतने ही प्रश्न हैं बस। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में। और कल हमारी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। ठीक है, आज घर जाके आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी सी नजर मार लेना जो आपने शब्द दिए हैं इनको हल करने के लिए, संधि विच्छेद करने के लिए। अगर किसी भी शब्द में किसी को कोई दिक्कत हो, ना समझ में आए, तो फिर पूछ लेना आके। ठीक है, चलिए।